हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और बेटा आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3। अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक मॉडल्स। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। एटॉमिक मॉडल वैसे ज़्यादातर हम इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला हम एक तो बोहर का एटॉमिक मॉडल, एक रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ही सबसे ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। इसके अंदर जो हम क्वेश्चन करते हैं या इससे जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं इन्हीं दो मॉडल से सबसे ज़्यादा होते हैं। और एक छोटा सा मॉडल और है जिसका नाम है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसे पंपकिन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो आज एक नई शुरुआत है दोबारा से एटॉमिक मॉडल, बहुत आसानी से, जिस तरह से, क्योंकि अभी आपको पता है कि जितना भी टॉपिक चल रहा है वो थ्योरेटिकल चल रहा है, हाइपोथेसिस बेस्ड चल रहा है, उसको हम सीख रहे हैं। अभी हम ज़्यादातर हमको सुनना है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड चीज़ें हमारी चल रही हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे इसको सीखते जाएंगे। थर्ड लेक्चर है, आराम से मज़े से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड जो आए थे उन्होंने क्या एटम के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया, उन्होंने क्या ऐसी बात उनको लगी कि जो उन डाल्टन की बात उनको समझ में नहीं आई। तो डाल्टन के बाद जो उन्होंने कुछ दिया उनके एटॉमिक मॉडल के अंदर, ऐसा कुछ क्या नया था जो डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के अंदर नहीं था। इन सब के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मैं आपको बता दूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी कि रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया वो मॉडल दिया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो मैं तुरंत इस मॉडल को पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, आपको ये देखा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में करूंगा, यानी कि जो आपको बिल्कुल डायग्राम बना के समझाया जाएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, उनके बेस पे हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया गया था। तो पढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गिवन ए मॉडल। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। जिसे बेटा क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, या उसको ही हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फा एक्सपेरिमेंट के बेस पर, अल्फा एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड गिवन ए मॉडल। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आगे चले। अब इसके बारे में जिसे रदरफोर्ड ने, सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड ने इसे न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों कहा, ऐसा क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या टर्मिनोलॉजी निकल के आई कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल कहा, यानी कि नाभिकीय परमाणुवीय मॉडल क्यों कहा, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल क्यों कहा। इसके बारे में जानकारी इन स्टेटमेंट से पता चलेगी कि इसे न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहा। तो सबसे पहला ईच स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, यहां से सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ए पॉजिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द एटम वेयर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। यानी कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, एक एटम के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, और वो पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बनाएं, आपके पास बेटा इस तरह का कोई एटम है, पूरा एक इतना बड़ा एटम, एटम के सेंटर पार्ट में होता है न्यूक्लियस। ये सामने देखिए, एटम के सेंटर पार्ट में आपको क्या मिलने वाला है, एटम के सेंटर पार्ट में आपको न्यूक्लियस मिलने वाला है। तो इसी ध्यान से समझें। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट्स क्लियर। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे। ये पहली बात रदरफोर्ड ने बता दिया था
कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि ये इस पार्ट को जो हम बोलते हैं ना, ये जो पूरा एटम है और एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है इसको बेटा पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही इसको हम पॉजिटिव पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव पार्ट। तो एटम के सेंटर पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये बात फर्स्ट टाइम किसने बता दी थी बेटा? रदरफोर्ड ने। कुछ बात समझ में आई? ये बात पहला स्टेटमेंट था। नंबर यहां तक क्लियर हो गया। नंबर सेकंड, जो इसमें एक स्टेटमेंट दिखा मुझे, यहां पे लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन, यानी कि सेंटर पार्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट हो और जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट हो, और दोनों को एक साथ कंबाइंड किया, इसलिए इन दोनों को क्या नाम दे दिया जाता है? इन दोनों को नाम दे दिया जाता है न्यूक्लियन। क्या दे दिया इसका नाम? न्यूक्लियन। इसको न्यूक्लियन यानी कि न्यूक्लियन, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एटम का वो सेंटर पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसा पार्ट जहां पे दोनों एक साथ कंबाइंड होकर के रहते हैं उसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलकर के हम इसको क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियन नाम दे देंगे बेटा। क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियन। तो तभी तो बोला है कि किसी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन। ये बात समझ में आई? उसके बाद उसने बोला द कंप्लीट मास ऑफ द एटम डिपेंड ऑन द न्यूक्लियन, यानी कि किसी भी एटम का जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियन पे। यानी कि जो एटम का बाहर का पार्ट है ना, इस पे एटम का मास डिपेंड नहीं करता, एटम का मास डिपेंड करेगा न्यूक्लियन पर, यानी कि एटम का मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। मेरी बात समझ में आई? भाई कोई भी एटम है, एटम का जो मास है वो किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियन पे डिपेंड करेगा। न्यूक्लियन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। ये भी बात किसने बताई थी बेटा? रदरफोर्ड ने बताई थी। द कंप्लीट मास ऑफ एटम डिपेंड ऑन द न्यूक्लियन, यानी कि किसी भी एटम का कंप्लीट मास, किसी भी एटम का कंप्लीट मास किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अब यानी कि एटॉमिक मास को इधर से देखिए बेटा, एटॉमिक मास। अब मैंने सपोज करो एटॉमिक मास को मैंने ए मान लिया, एटॉमिक मास ए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करेंगे न्यूक्लियन के अंदर, तब हमारा क्या मिलकर आ जाएगा? उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नंबर सेकंड स्टेटमेंट, द एटॉमिक मास आर डिफरेंट एट डिफरेंट एटम, यानी कि किसी भी डिफरेंट एटम का एटॉमिक मास जो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग एटम का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी एटम का एटॉमिक मास अलग अलग होता है, सभी एटम का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने देखा कि आपने ले लिया 12 मैग्नीशियम 24, यानी कि 12 मैग्नीशियम 24, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? आप पहले भी जानते हैं 9th में 12 है। प्रोटॉन कितने हैं? 12 है। ठीक है, अब यानी कि 12 है तो इसका एटॉमिक मास कितना? अब जो है अगर हम देखें न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है इसके 13। कितने हैं? न्यूट्रॉन जो आ जाएंगे वो भी, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर कितने हैं? 12। तो आप इसका एटॉमिक मास निकालिए, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पहले से ही 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है, तो 12 और 12 24। क्या एटॉमिक मास 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसके प्रोटॉन के नंबर कितना है? 12 है। सपोज करो अब न्यूट्रॉन के नंबर को ना छेड़ करके मैं कोई दूसरा एलिमेंट लूं, 32 Al 27, उसका मतलब देखें इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर 13 है, प्रोटॉन भी इसके अंदर 13 है, और न्यूट्रॉन कितना है? 14 है।
ठीक है, इसका मतलब अब प्रोटॉन का नंबर कितना है, 13 है। अब प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ। जब प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ तो देखिए एटॉमिक मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एटॉमिक मास भी चेंज हुआ। इसका मतलब द एटॉमिक मास आर डिफरेंट एट डिफरेंट एटम, एटॉमिक मास आर डिफरेंट एट डिफरेंट एटम बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन नंबर विल बी डिफरेंट। क्योंकि क्या होता है, ईच एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं बेटा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे तो उनका एटॉमिक मास तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात भी हमारी रदरफोर्ड ने बताई थी। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर थर्ड पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ एटम। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में अभी जस्ट इसे नोट कीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले सारा कंक्लूजन आपको मैं बता दूं कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था। रदरफोर्ड ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था ना, वो अल्फा एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया था, जो आपको अभी बताया जाएगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। उसके बाद की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसके बीच में एक पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। और जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक साथ कंबाइन करें, जैसे कि ये हमारा क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, जब हम इनको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं तो वो मिलकर के क्या बना लेता है, न्यूक्लियन बना लेता है। मतलब जो एटम है, एटम के अंदर सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और इसी को ही क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियन ही हमारे एटॉमिक मास को बताता है। ये बात उसने उसके अंदर बताई थी। फिर उसने बताया था कि जो कोई भी एटम है उसका जो कंप्लीट मास है, एटम का कंप्लीट मास किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियन पे डिपेंड करता है। अब न्यूक्लियन पे डिपेंड करने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन को चेंज कर दूं तो एटॉमिक मास भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है द एटॉमिक मास आर डिफरेंट एट डिफरेंट एटम बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन नंबर विल बी डिफरेंट। यानी कि एटम के अंदर जो हमारा एटम के अंदर जो है एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जो भी कोई एटम है उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जो कि मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया था। ये सारा बता दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। आइए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे क्या होता है। ये रदरफोर्ड सारी बात बता रहे थे, ये 3 स्टेटमेंट। इनका कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले हम डायामीटर की बात करें, डायामीटर की बात करें तो उन्हें बोला है द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, द डायामीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद द डायामीटर ऑफ एटम, डायामीटर ऑफ एटम, एटम का जो डायामीटर होता है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये बेटा फिक्स वैल्यू है, ये आपको मेजर की गई है, यानी कि ध्यान से देख लेना अभी क्या बोल रहा हूं मैं। द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -13 सेंटीमीटर होता है और एटम का डायामीटर 10 की पावर -8। तो ध्यान से समझिए, ये हमारे पास कोई भी इस तरह का एटम है, ठीक है। अब एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं सबसे पहले इस न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस का तो डायामीटर ये है ना, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम इसको ऐसे पार कर दें, इस वाले को, ब्लू वाले को, और इसको मैं आर पार इस तरीके से मिलाऊं, तो ये जो है ये किसका डायामीटर है, एटम का। तो ये जो ब्लू कलर का है इसको बोल सकते हैं डायामीटर ऑफ एटम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डायामीटर ऑफ एटम। और रेड वाले को बोलेंगे डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। तो इनकी अलग अलग कांस्टेंट मेजरमेंट है कि जो एटम का डायामीटर होता है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का होता है। एटम का डायामीटर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर का, और न्यूक्लियस का डायामीटर कितना है, 10 की पावर -13 सेंटीमीटर का। इसका मतलब किसका डायामीटर कम है,
यानी कि न्यूक्लियस छोटा है तो न्यूक्लियस का डायमीटर कम होगा, ऑटोमेटिक से दिख रहा है। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे 10 की पावर 13, लेकिन पावर भी तो माइनस में है बेटा। यानी कि एटम के डायामीटर के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का डायामीटर तो बहुत छोटा है। यानी कि कंप्लीट एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा होता है। तो रदरफोर्ड ने यही तो बात बताई थी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के अंदर बहुत छोटा पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है और बहुत छोटा पार्ट होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन द डायामीटर ऑफ द एटम। अब वो पूछने लगे कि कितना छोटा होता है। अभी तो इतना बता दिया कि वो छोटा होता है, अब कितना छोटा होता है वो हम निकालेंगे। तो हम इनका निकालेंगे डायामीटर ऑफ एटम। देखो, डायामीटर ऑफ एटम DA इज इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। DN डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस बेटा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। अब इसका रेशो लेने की कोशिश करें। अगर मैं यहां पर इसका रेशो लेने की कोशिश करता हूं कि डायामीटर ऑफ एटम अपॉन डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, तो 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -13। अब ये 10 की पावर -13 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 10 की पावर -8 प्लस में चला जाएगा 10 की पावर 13। तो कितना बच गया? बड़ी पावर प्लस में है तो 10 की पावर 5। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि डायामीटर ऑफ एटम अपॉन डायामीटर इज न्यूक्लियस 10 की पावर 5। अब डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस को उधर लेकर के जाऊंगा तो मेरा निकल के आएगा डायामीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। शाबाश। इस तरीके से इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि किसी भी एटम का जो डायामीटर होता है, किसी भी एटम का डायामीटर न्यूक्लियस के डायामीटर से 10 की पावर 5 ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है। कितनी आसान चीजें हैं बेटा। बस रदरफोर्ड ने यही तो बता दिया था कि जो एटम का डायामीटर होता है वो न्यूक्लियस के डायामीटर से बहुत ज्यादा होता है। जब इसको मेजर किया गया तो डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का डायामीटर 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, एटम का डायामीटर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। तो दोनों का जब अलग अलग रेशियो लिया तो मैंने निकाल के देखा यहाँ पे कि डायामीटर ऑफ एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के डायामीटर से 10 की पावर 5 ज्यादा होता है। 10 की पावर 5 ज्यादा होता है। कहने का कंक्लूजन ये है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे पहले रेडियस की। चलो, डायामीटर निकल गया। डायामीटर के बाद निकाला जाता है रेडियस। डायामीटर के बाद क्या निकाला जाएगा बेटा? रेडियस। तो रेडियस निकाल, यानी कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम यानी कि किसी भी रेडियस ऑफ एटम यानी कि किसी भी एटम की रेडियस। अब वही आप रेडियस जानते हैं, रेडियस जो हमेशा सेंटर पॉइंट से मेजर की जाएगी, इसको माने, यानी कि डायामीटर का हाफ ही होता है रेडियस। सपोज करो मैंने एटम का रेडियस r मान लिया, इधर r मान ली, इधर r मान ली, रेडियस को क्या मान लिया? r। तो इसका एक फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ एटम r इज इक्वल टू r0 इंटू a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा रेडियस ऑफ एटम फाइंड करने का। रेडियस ऑफ एटम फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू r0 इंटू a की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है? r0 क्या है? r0 यहां पे न्यूक्लियस की रेडियस है जो एक कांस्टेंट होती है। क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है तो न्यूक्लियस तो साइज में इतना वेरी नहीं कर पाता, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एटम का साइज बढ़ जाता है। एटम का साइज बढ़ जाएगा किसकी वजह से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे। बट लेकिन न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस का साइज नहीं बढ़ेगा तो इस वजह से उसकी जो रेडियस है वो उसकी रेडियस फिक्स होती है, यानी कि उसकी रेडियस बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट होती है। जो रेडियस होती है वो होती है r0 इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर 13। 1.33 इंटू 10 की पावर 13। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो बिल्कुल आपको पता चल गया कि हम कैसे कैसे निकाल रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ एटम कितना होता है? 10 की पावर -8।
तो मैं देखूं न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का डायमीटर कितना ज़्यादा है, तो डायमीटर ऑफ द एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एटम का डायमीटर न्यूक्लियस के डायमीटर से 10 की पावर 5 पावर ज़्यादा होता है। फिर अगर मैं एटम के रेडियस की बात करूं तो एटम का रेडियस r इज इक्वल टू आर नोट इंटू ए की पावर 1/3, जहां पे r जो है रेडियस ऑफ द एटम होता है, आर नोट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है, ए जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे पूरा एक्सप्लेन, आप इसको पहले फटाफट नोट कीजिएगा। तो आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था बेटा फॉर्मूला r इज इक्वल टू आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्लासीफाई करते हैं। देखिए जो r है बेटा, यहाँ पे r रेडियस ऑफ द एटम, क्या है ये, रेडियस ऑफ एटम, ये किसी एटम का रेडियस होता है। दूसरा आर नोट जो है वो है बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और आपको बता दूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका रीज़न क्यों है कि वो कांस्टेंट क्यों होता है, उसको कांस्टेंट क्यों माना जाता है बेटा, उसको कांस्टेंट इसलिए माना जाता है कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। तो किसी भी एटम के अंदर चले जाइए, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर चले जाइए, तो एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए हमेशा जो न्यूक्लियस की रेडियस है उसको कांस्टेंट मान लिया गया है। कैसे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू होती है वो आप जानते हैं 1.33 इंटू 10 की पावर -13। क्लियर, यहाँ पे आपका समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ए क्या है, ए जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ए जो है वो है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियन। चाहे आप इसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन बोल दें, चाहे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके एक साथ बोलें, और चाहे आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास। मेरी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एटम की रेडियस फाइंड करने के लिए, कि हमें किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधा r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर r इज रेडियस ऑफ एटम, आर नॉट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 1.33 इंटू 10 की पावर -3, और ए जो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो मैं रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बता चुका था, जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है उसके अंदर प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को ऐड करके बनाया जा सकता है। तो मैं न्यूक्लियन को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का एडिशन भी लिख सकता हूं, या इसको मैं एटॉमिक मास भी लिख सकता हूं बेटा। क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक मास। यानी कि क्लियरफाई करके जो फॉर्मूला तैयार हो गया वो हो गया बेटे रेडियस ऑफ एटम आर ए इज इक्वल टू कितना 1.33 इंटू 10 की पावर -13, 1.33 इंटू 10 की पावर -13, और ए की जगह न्यूक्लियन की पावर 1/3। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले कि कैसे रेडियस को फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल, फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, मुझे रेडियस फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ 13Al एल्यूमिनियम 27 एटम, यानी कि मुझे इस एटम की रेडियस फाइंड करनी है कि मेरे पास एक एल्यूमिनियम का एटम दिया है, यानी कि एल्यूमिनियम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और जिसका एटॉमिक मास 27 है। क्लियर, और कौन सा एटम है, एल्यूमिनियम एटम। इसकी मुझे रेडियस फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि आर ए इज इक्वल टू यहाँ पर 1.33 इंटू 10 की पावर -13 इंटू ए की पावर 1/3। अब इसका मतलब देखिए, या तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो सकता है, या ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, या ये एटॉमिक मास हो सकता है। इनमें से कोई सी एक चीज़ हो सकती है। तो यहाँ मैं अगर लगाऊं कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -13, और आपको ये पता है यहाँ पर ए की जगह मैं एटॉमिक मास भी लिख सकता हूँ, और मुझे क्लियर दिख रहा है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27। अगर मैं 27 का 1/क्यूबिक रूट करूँगा तो मुझे लग रहा है 3 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है बेटा, 3 की पावर 3। अगर मैं 27 को 3 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा।
तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.33 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3 की पावर 3, और यहाँ पे इधर हो गया 1/3। तो 1/3 से 3 की पावर कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 3। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, RA इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3। गुड बेटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3, 3.99 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो एल्यूमिनियम के एटम की रेडियस है वो कितना होगा बेटा, 3.99 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। क्या आप किसी भी एटम की रेडियस को निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल करके आप किसी भी एटम की रेडियस के बारे में आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम ना। इसी तरीके बस आपको इसमें क्या आना चाहिए, एक तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का ऐड होता है, और साथ में आपको क्या होना चाहिए कि क्यूबिक रूट निकालना आना चाहिए, क्यूबिक रूट निकालना चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे 125 होता, अगर एक ही जगह हम देखें, अगर एक ही जगह हम 125 को यूज़ करें तो उसके क्यूबिक रूट में 5 आ जाता। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप क्यूबिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, क्यूबिक रूट तो आप जानते हैं, क्यूबिक रूट आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो रेडियस आएगी बेटा वो कितना आया, 3.99 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। तो रेडियस का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। आगे जैसे हम इसके अंदर क्वेश्चन कराएंगे, जैसे हम मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन करते थे, ऐसे इसके अंदर भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सब प्रैक्टिस में समझ में आएगा। अब इसकी कंपैरिजन हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की कंपैरिजन करेंगे, यानी कि अब की बार टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को आपको पता है कि वॉल्यूम तो होता है वो किसी भी रेडियस का क्यूब होता है ना, न्यूक्लियस का। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो मुझे बताइए न्यूक्लियस का डायमीटर या रेडियस कितना था, बताइए कितना था, 10 की पावर -13। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की पावर -13 का क्यूब कर देंगे। इसका मतलब वॉल्यूम निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो रेडियस का क्यूब होता है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा वॉल्यूम ऑफ एटम के, पूरे एटम की एक वॉल्यूम की बात करूँगा कि पूरा एटम कितना वॉल्यूम कंसिडर करता है, कितना वॉल्यूम कंसिडर करता है, तो वो वॉल्यूम कंसिडर करेगा 10 की एटम की जो है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, 10 की पावर -8। मतलब इसका भी हमें क्यूब करना है। अगर हम रेशो लेने की कोशिश करें तो रेशो में देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ एटम 10 की पावर -8 का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 की पावर -13 का क्यूब। तो हम इसको एक्सप्लेन करें तो 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर -8, तो आपको यहाँ दिखाई देगा 10 की पावर -24। 10 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं। इधर देखें 10 की पावर -39, 10 की पावर -39, उसके बाद 10 की पावर -39, और उसके बाद यहाँ पे कितना 10 की पावर 13 और 10 की पावर -13, तो कितना हो गया 10 की पावर -39। अब 39 को ऊपर ले जाइए बेटा, 39 को ऊपर ले जाइए, यानी कि जो पावर है 39 ये ऊपर जाएगा, प्लस में जाएगा। तो प्लस में जाने पे देखिए आप कितना 10 की पावर -24 इंटू कितना हो गया 10 की पावर प्लस में 39। तो 39 में से 24 गया तो कितना बचेगा, आप 15, यानी कि कितना बचेगा 10 की पावर 15, 10 की पावर 15। यानी कि वॉल्यूम का रेशो कितना आया कि वॉल्यूम ऑफ द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 की पावर 13। अब न्यूक्लियस को इधर ले जाएं तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द एटम इज इक्वल टू 10 की पावर 13 इन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि एटम का जो वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम का 10 की पावर 13 टाइम्स ज़्यादा होता है। बेटा कुछ समझ में आया? मतलब जो मेरा डायामीटर था, जो मेरा रेडियस था, उसका ही मैंने क्या निकाल दिया, क्यूब निकाल दिया। क्या निकाल दिया, क्यूब निकाला। और क्यूब निकालने से मुझे वॉल्यूम पता चला। तो वॉल्यूम जब मैंने सॉल्व करके देखा तो वॉल्यूम आया था 10 की पावर 15, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 की पावर 15। कितना निकल के आया, 10 की पावर 15 ये निकल के आ गया। यानी कि ये वॉल्यूम जो निकल के आया 10 की पावर 15 निकल के आ गया। फिर मैंने जब देखा कि वॉल्यूम ऑफ द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 की पावर 15, कहने का मतलब है कि जो एटम का वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10 की पावर 15 टाइम्स ज़्यादा है।
10 की पावर 15 टाइम्स ज़्यादा है। इस तरीके से आप वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। आई बात क्लियर? यहाँ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब रदरफोर्ड की ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट यानी कि ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ऐसे एक्सप्लेन होता है। अब लास्ट में दो ही कंक्लूजन उसके बचे कि सबसे पहले मैं बताऊं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो रदरफोर्ड ये बोलता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। मतलब कि जैसे आपके पास कोई भी एटम आपको दिखाई दिया, ये आपका एटम है और एटम के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर पार्ट में क्या है? एटम के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है। जब एटम के सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है तो ये सेंटर पार्ट हो गया और सेंटर पार्ट का ये हो गया न्यूक्लियस की रेडियस। अगर यहां से देखें तो ये हो गया एटम की रेडियस, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस को छोड़ करके ये जो सारा भाग है ना, ये सारा पार्ट जो है खाली रहता है। ये सारा जो है एक ब्लैंक स्पेस होता है। न्यूक्लियस के छोड़ करके रदरफोर्ड बोल रहे थे कि न्यूक्लियस को छोड़ करके एटम का सारा पार्ट जो है वो सारा पार्ट खोखला होता है, खाली होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। वो उन्होंने ये बात बोली, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो ये बोल रहे थे रदरफोर्ड कि न्यूक्लियस को छोड़ करके एटम का सारा पार्ट होलो होता है, खोखला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि जिसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। इस तरह के मॉडल के बारे में दूसरा ये बताया था कि जो हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, वो किसके बेस पर है? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किसके बेस पर है? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारा सोलर जो पैनल है ना, यानी कि जो सोलर ऑर्बिट है उनके बेस पर है। जैसे सोलर सिस्टम काम करता है ना कि सेंटर में सन होता है, चारों तरफ जो है उसके अंदर क्या घूमते रहते हैं, हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, मरकरी, वीनस, सैटर्न वगैरह। इसी तरीके से सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। आई बात क्लियर? ये आपका यहां पे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। इसके बारे में जो इसके बाद जो चलेगी वो चलेगी ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड। नोट कीजिएगा इसे। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया गया था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये सब चीज़ें होती हैं, रेडियस आपको बता दिया गया कि रेडियस कितना होता है, एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, उसके बाद वॉल्यूम हो गया एटम का और आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम हो गया, सारी कंपैरिजन आपको बताई। उसके बाद जब रदरफोर्ड का पूरा जो कंक्लूजन बता दिया कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या कहा एटम के बारे में, तो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल ने इसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। मैक्सवेल ने इसके साथ बताना शुरू किया कि कुछ ना कुछ मुझे रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर कोई लोचा है, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर जो हमें एटम के बारे में सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। कहीं ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि ऐसा देखते थे मैक्सवेल कि एटम में किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हम देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो देखते हैं, एटम स्टेबल फॉर्म में होता है। जबकि रदरफोर्ड की बातों से ऐसा लग रहा था कि एटम कहीं भी स्टेबल नहीं है, एटम कभी भी स्टेबल नहीं है। तो आइए उन्होंने क्या ड्रॉबैक बताया। उन्होंने देखिए सबसे पहले सम ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल गिवन बाय मैक्सवेल। मतलब मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड की कमियों के बारे में गिनाया, यानी कि रदरफोर्ड की कमियों को बताया। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इमिटेड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एनर्जी को निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है या वेव हो सकती है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वहां से वो एनर्जी को इमिट करता है, वहां से उसकी एनर्जी लूज होती है, वहां से एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है।
वही एनर्जी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में निकलती है। मेरी बात समझना बेटा कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इमिटेड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। सो इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इन ईच साइकिल। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे साइकिल में घूमता रहता है अपनी इलेक्ट्रो एनर्जी को लूज करता रहेगा, और लूज करते करते जब वो सारी साइकिल कंप्लीट करेगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा, और लास्ट में जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो एटम है वो अनस्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। कहने का मतलब ये बताया था, ये कमी थी, जबकि ऐसा संतुष्ट नहीं है, ये किसी को सेटअप नहीं करता। वो बोल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं कि रदरफोर्ड की कमियां क्या थी। रदरफोर्ड के मॉडल से ये चीज निकल रही थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में या ब्लैंक स्पेस में चक्कर लगाएगा तो वो उससे एनर्जी बाहर निकलेगी। जब मैं कहीं काम करूंगा, मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी लूज होती है, फिर कोई ना कोई हम फूड सप्लीमेंट को लेकर के एनर्जी कंप्लीट करते हैं, यही बात होती है। तो जैसे ही हमारी एनर्जी लूज होती है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हर साइकिल के अंदर अपनी एनर्जी लूज करता है, और वो एनर्जी लूज करता है किसकी फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में करता है। तो जैसे करता जाता है तो वो धीरे धीरे कहां पहुंच जाता है, न्यूक्लियस के पास। जब सारी इतने वो न्यूक्लियस के पास पहुंचता है इतने ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, और जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है इसका मतलब है कि वो कहां गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जिस दिन पहुंच जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, एटम जो आपका स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। देखिए जैसे अगर हम इसको मान लें न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो ये इस तरीके से बना रखा है, देखो इस तरीके से चक्कर बन रहा है, मैंने इस तरीके से बना दिया, ये इस तरीके से इस वाले पॉइंट पे। अब मैं सपोज करो, यहां ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा कि यहां ये जो सेंटर पार्ट है, ये तो आपको भी पता पड़ रहा है कि ये सेंटर पार्ट हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये सेंटर पार्ट हमारा न्यूक्लियस है, और यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, 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 इलेक्ट्रॉन चल रहा है। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन बार बार कहां आ रहा है, ऑर्बिट में घूमता जा रहा है। तो सपोज करो, देखो यहां से जहां मेरी फिंगर है, यहां से देखिए फर्स्ट ऑर्बिट घूमा तो फर्स्ट ऑर्बिट क्लियर हो गया। जैसे वो अगले साइकिल में चला फिर उसने दोबारा एनर्जी लूज करी होगी, फिर वो तीसरी साइकिल के अंदर चला तो उसने दोबारा एनर्जी लूज करी होगी, फोर्थ साइकिल के अंदर चला तो भी एनर्जी लूज करी होगी, यानी कि लास्ट में आकर के फिफ्थ साइकिल में क्या हो गया, यानी कि फिफ्थ साइकिल में आकर के एनर्जी का लूज हो गया, मतलब एनर्जी लूज हो गई, यहां से एनर्जी बाहर निकल गई। मतलब सारी एनर्जी उसे चक्कर लगाते लगाते क्या हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी वो लास्ट में कहां चला जाएगा, ऑर्बिट के मतलब न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड की। मैक्सवेल ने बताया कि रदरफोर्ड अपने मॉडल में ये कहना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट में या न्यूक्लियस में गिरता ही नहीं है, हमेशा घूमता रहता है। तो ये सबसे बड़ी कमी किसकी थी, रदरफोर्ड की, उसके मॉडल की पता चली। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरीके से। यहां पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो दोस्तों क्या हो रहे हैं, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअसली घूमते जा रहे हैं। दैट्स क्लियर, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूअसली घूमते जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये सबसे बड़ी कमी थी। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता जा रहा है वो एनर्जी हमारे कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी बात, जबकि अब एक और बात, दूसरा कमी क्या थी, दूसरी ड्रॉबैक क्या थी,
उसके बारे में ओरली डिस्कस करते हैं। दूसरी ड्रॉबैक ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार अपने अंदर से एनर्जी को निकाल रहा है, लगातार एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकाल रहा है, तो उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उससे बनने वाला स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता बेटा, इससे बनने वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है अलग अलग लाइट के लिए। क्यों? अलग अलग लाइट के लिए, अलग अलग ऑर्बिट के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? अलग अलग होती हैं। इस वजह से क्या है, जब अलग अलग लाइट होगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। जब एनर्जी अलग अलग होगी अलग अलग ऑर्बिट के लिए, ध्यान से समझो, जब अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी अलग होगी तो प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। जब फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो स्पेक्ट्रम कभी सीधा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। जबकि रदरफोर्ड बोल रहे थे कि इनसे आने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दो कमी थी किसकी? रदरफोर्ड की। और यही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। बस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की दो चीजें हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट, एक रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ द एटम। या रेडियस का फॉर्मूला R = R0 A⁻⁴ वेयर A इज न्यूक्लियन। तो कुछ कहानी समझ में आई? इसका मतलब मैं आपसे यहां बताऊं कि जो स्पेक्ट्रम बनने वाला है यानी कि एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके घूमेगा? H = hν यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही कम फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग उसने बनी कि इसका बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा इस तरीके से यहां पे, वो स्पेक्ट्रम हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, जबकि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि ये जो बना रहा है, ये कैसा बना रहा है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कैसा बना रहा है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। और जबकि अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी निकाली जाती है, अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग एनर्जी होती है। अब जब एनर्जी अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, और जब फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उससे बनने वाला जो आपका रेडिएशन ग्राफ है यानी कि जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस? डिसकॉन्टिन्यूअस। है ना बात समझ में? यहां जाकर के रदरफोर्ड क्या हो गए? फेल हो गए। आई बेटर समझ में? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट, बम्बारमेंट आपके अंदर उसके अंदर सिखाया जाएगा। और उससे ही जब आप अल्फा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रदरफोर्ड ने ऐसा जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसके बेस पर कैसा दिया था। ठीक है बेटा, तो ध्यान से पढ़िएगा। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसका आपने सारा ये पूरा कंक्लूजन निकाल लिया, सारे ड्रॉबैक्स वगैरह हो गए। इसको अपने नोट्स बनाइएगा, समझिएगा। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।